ईमेल का कुछ चीज भी बताना। सर्च फॉर इंटरेस्ट दिखेगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको। न्यूज कॉलेज एंडेड। एक नया मेल किया हुआ ऐसा बोल रहा है अभी। चलो सो सो इंस्टेंस जो है लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था लिनक्स में। ओके। अब कोई नया इंस्टेंस जो है वो यस सर। क्रिएट करना है तो उसके लिए करेंगे हम लोग इंस्टेंस। चलो अब जैसे कि मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है उबंटू। तो जैसे मैंने मशीन का नाम जो है वो रखा है उबंटू। यहाँ से आप उसको एक्सेस कर लो एज अ उबंटू। जहाँ से सिलेक्ट करेंगे इमेज उबंटू की, उसमें आपको EMI जो है वो मिलेगा 64। वर्चुअलाइजेशन अवेलेबल है। रूट डिवाइस EBS यानी कि एज अ उबंटू जो है वही रहेगा। उबंटू सर्वर एज अ 24 है। उबंटू सर्वर 24 सीरीज यूज हो रही है। इंस्टेंस टाइप जो है अभी के लिए हम लोग 1 GB जो इनफ है तो वो यूज कर लेंगे। की जो हमने जनरेट ऑलरेडी की हुई है वही हम लोग यूज करेंगे। नेटवर्क एंड स्टोरेज एज इट इज रहेगा। इसमें भी 8 GB स्टोरेज जो है वही होगा। उबंटू के लिए भी कुछ आपको अलग से स्पेस देने की जरूरत नहीं है, वो 8 GB के अंदर यूटिलाइज हो सकेगा। सो उबंटू जो है उसका पब्लिक एड्रेस जो है वो यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। चलो अब यहाँ से करते हैं CMD में ओपन या तो पुट्टी में ओपन। चलो CD डॉट डाउनलोड में जाएंगे। SSH -i linux.pam। उबंटू जो है उसके यूजर का नाम होगा। ये यूजर का नाम जो है आपको चेंज करना है तो कर सकते हो आप। आ गया उबंटू। और उसका IP एड्रेस जो है कौन सा है 212, ये आ गया। यहाँ पे apt get अपडेट उबंटू यूजर रहेगा। apt get अपडेट apt से ही इसके पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने हैं तो apt से ही आपको यूज करने हैं, इंस्टॉल करने हैं। वो ही चलेगी मैम ब्रांड वाली। चलिए नई बनानी है तो भी कोई इश्यू नहीं है, पुरानी एक बनी हुई है तो वो सब में यूज हो सकेगी।
डन। अभी लाइक आपको कुछ इंस्टॉल करना है यहाँ पे तो इंस्टॉल Okay. कर सकते हैं। cat इंस्टॉल, लाइक मुझे यहाँ पे इसका सेटअप जो है वो बाय डिफॉल्ट रहेगा, जिसमें से आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। एवरी सर्विस मतलब कि यहाँ पे जो भी आप रेपो फाइल बनाते हो वो रेडीमेड है, तो आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है। रेपो फाइल जो है वो उसमें से ही सेटअप जो है वो आपका आ जाएगा, आप कुछ भी इंस्टॉल कर लो यहाँ पे। लेकिन इंस्टॉलेशन के वक्त आपको लिखना है एपीटी। जब लिनक्स होता है तो उसमें हम लिखते हैं यम डीएनएफ, यहाँ पे लिखोगे एपीटी। तो जो भी सर्विसेज चाहिए वो सब सर्विस आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी, इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको। चलो अब दूसरा, अभी इसके अंदर जैसे आपको चेंज करना है, यहाँ से भी आप चेंज कर, आपको उसका नाम जो है वो चेंज करना है। जैसे कि ये रहा यूजर नेम, आप जो एज अ कस्टम नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। यूजर नेम आप चेंज कर सकते हो। ये रहे पब्लिक आईपी एड्रेस। कनेक्ट डायरेक्ट करना चाहो तो Okay. कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जब भी आप लिस्ट आउट में चेक करोगे तो ये सेम एज इट इज यूनिक्स लिनक्स जो है वही अवेलेबल होगा। जब आप विंडोज यूज करोगे तो विंडोज के लिए विंडोज जो है वो नाम लिखा हुआ होगा। उबंटू यूज करो, लिनक्स यूज करो तो लिनक्स यूनिक्स ही लिखा हुआ होगा, उसकी ये बेस मशीन होगी। तो उबंटू यूजर सिर्फ अलग होगा, तो यूजर का नाम आपको उबंटू लिखना है। काली लिनक्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ लिनक्स का सर्वर यूज करते हो, काली लिनक्स में अलग होगा। लिनक्स का सर्वर यूज करते हो, रेल वर्जन 9 यूज करते हो, या तो कोई भी लिनक्स का सर्वर यूज करते हो, उसके लिए EC2 यूजर जो है वो अवेलेबल होगा। Then, चलो ये इंस्टेंस जो है वो अपने उबंटू इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया। एक और इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा लाइक ऑफ विंडोज, और यहाँ से करते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्लिक। ये माइक्रोसॉफ्ट का 2025 का लेटेस्ट सर्वर जो है वो अवेलेबल। डेटा सेंटर एडिशनल वर्जन है 2025 का लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। यहाँ पे उसके लिए देखो T3 माइक्रो लेना पड़ेगा, जो फ्री नहीं है लेकिन लेना पड़ेगा क्योंकि वो सपोर्टेबल ही नहीं है। देखो फ्री वाला तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। क्या चाहिए होगा? 1 GB रैम T3 माइक्रो चाहिए होगा इसमें। Additional cost apply for AMI with the pre-installed software. कीपैड वही यूज कर लो चलेगा। अब देखो यहाँ पे स्टोरेज जो है वो कितना बता रहा है आपको, 30 GB। अब तक 8 GB पे चला आपका सिस्टम, अभी विंडोज आया तो उससे चेंज कर दिया 30 GB। तो देखो ये उबंटू चल जाता है T2 माइक्रो में, विंडोज जो है वो चलेगा T3 माइक्रो में। मतलब इंस्टेंस टाइप हार्डवेयर चेंज हुए। सेकेंड, प्लेटफॉर्म भी चेंज है। लिनक्स एंड विंडोज ये अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज होगा, तो आपको इस तरीके से दिखाएगा। इसमें हार्डवेयर का ही ज्यादा से ज्यादा चार्ज रहता है, तो हार्डवेयर ही चेंज है T2 माइक्रो एंड T3 माइक्रो। T2 माइक्रो एंड T3 माइक्रो में क्या डिफरेंस है वो आप एक बार देख लेना, क्योंकि कल भी मैंने समझाया था। आज T3 माइक्रो जो है उसमें क्या डिफरेंस है वो बता दिया। इसकी भी सेम डिटेल जो है वो आपको मिलेगी, लाइक कोई भी इंस्टांस की मिलती है वैसा का वैसा ही सेम ही होगा ये सब कुछ। अब चलो उबंटू को तो एक्सेस कर लिया। यहाँ पे इस तरीके से उबंटू जो है वो एक्सेस होता है, उसमें इस तरीके से काम होता है। अब आपको विंडोज एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूं, मेरे सिस्टम में विंडोज को कैसे लाऊं?
इसके लिए मैं क्या यूज करूं? विंडोज यूज करना है मुझे मेरे सिस्टम में, तो मुझे क्या लाना पड़ेगा इसके लिए? कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा उसको? आपके सिस्टम में रिमोट कनेक्शन करने के लिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है वो अवेलेबल होता है। एवरी विंडोज के अंदर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है वो रहेगा। क्लिक करो उसको, यहां से पब्लिक IPv4 एड्रेस जो है वो कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। पेस्ट करोगे यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस जो है वो दिखेगा आपको। पब्लिक IP एड्रेस जो है इसमें आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो पूछेगा। तो अभी यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो कहाँ से लाएंगे? ओके विंडोज का यूजर नेम जो है वो क्या होता है? मेन यूजर कौन होता है विंडोज का? विंडोज का मेन यूजर जो है वो कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर तो एडमिन से लॉग इन करेंगे। अभी आपको याद नहीं है तो कैसे चेक करोगे? विंडोज को कनेक्ट करो, RDP क्लाइंट पे जाओ, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे यहाँ पे प्रोटोकॉल आएगा, RDP प्रोटोकॉल है। अब आप यहाँ पे जाओगे तो इंस्टेंस ID कनेक्शन टाइप RDP क्लाइंट, क्लाइंट यानी कि मेरे सिस्टम से यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, और पब्लिक DNS एंड पासवर्ड एंड यूजर नेम। यूजर नेम जो है यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है, ये मेन यूजर है। तो एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मेन यूजर रहेगा। पासवर्ड आपको लाना पड़ेगा। इंस्टेंस ID ये है, पब्लिक DNS ये है। गेट पासवर्ड करोगे, प्राइवेट की जो है वो आपको यहाँ पे रखनी है। डाउनलोड में था ना, कौन सी की? लिनक्स की आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद डिक्रिप्ट पासवर्ड करना है और ये आया आपका पासवर्ड। ये पासवर्ड आप आपके मशीन के अंदर जो रिमोटली चल रहा है उसमें ऐड करो। यहाँ पे लिखो एडमिनिस्ट्रेटर और उसको करो कनेक्ट। यस करो। एडमिनिस्ट्रेटर से विंडोज सर्वर जो है वो एक्टिवेट होगा। अगर हम जैसे विंडोज को एक्सेस करते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है, हमारे पास अगर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ना हो तो नहीं होगा। पासवर्ड चाहिए होगा। पासवर्ड नहीं है तो नहीं होगा ऐसा बोलो। ओके पासवर्ड मतलब की डालनी है आपको, उसी के में से ही पासवर्ड जो है वो जनरेट करना है। ओके मतलब आपको लास्ट में चाहिए तो की होगी तो ही आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। इनकेस मान लो कि ये पासवर्ड जो है किसी के पास है, ये वाला पासवर्ड, ये जो है वो आपको कॉपी करके किसी ने दिया, तो अभी देखो, अब मैंने उसको बैक किया, फिर उसको कनेक्ट करते हैं, तो फिर से पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ पेज बंद भी हो जाए ना, ये कनेक्ट वाला पेज, ये भी सिर्फ बैक चले जाओगे ना तो ये पासवर्ड निकल जाएगा, वो पासवर्ड फिर किसी काम का नहीं है। अभी तो ये एक्सेस हो चुका है, जब एक्सेस नहीं होगा या तो आपने किसी को पासवर्ड शेयर कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वहां से पासवर्ड डिलीट तो नहीं करोगे लेकिन बैक जाओगे तो रिमूव हो जाएगा, फिर से आपको गेट करना पड़ेगा और वही पासवर्ड चलेगा, आप खुद नहीं रख सकते क्योंकि आप तो की यूज कर रहे हो ना, तो की का सिर्फ जनरेट होता है। तो गेट पासवर्ड किस तरीके से करना है? प्राइवेट की जो है वो अपलोड कर देनी है यहाँ से, और ये हो जाएगा उसका पासवर्ड ऊपर। अब ये पासवर्ड जो है वो नया पासवर्ड है।
तो ये रहा आपका विंडोज सर्वर। विंडोज सर्वर आपको पता कैसे चलेगा? देखो, कभी भी सर्वर के ऊपर ये इस तरीके का कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ हो, इसका मीनिंग ये होता है कि ये सर्वर क्लाउड मशीन पे चल रहा है। क्योंकि नॉर्मली आप एज अ हार्डवेयर पे ही ये बनाते हो तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। जैसे कि हमारा विंडोज चल रहा है तो विंडोज पे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आती। अब इसमें भी बाहर आपको लिखा हुआ होगा कौन सा होस्ट नेम है, इंस्टेंस आईडी कौन सा, आईपी एड्रेस कौन सा है, पब्लिक प्राइवेट, इंस्टेंस की साइज की क्या ली हुई है आपने, T2 माइक्रो, अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है, आर्किटेक्चर कौन सा है, टोटल मेमोरी कितनी है, नेटवर्क कितना है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से यूटिलाइज होगा। सेकंड, अब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो है वो किस तरीके के दिखेगा, पहले तो ये उसका मेन पेज है। लेकिन जैसा आप वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट चलाते हो उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग, होगा या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको काम करना है सर्वर मैनेजर के साथ। सर्वर मैनेजर बहुत सारे ऑप्शंस है, सिर्फ सर्वर मैनेजर नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल। बट एज अ सर्वर मैनेजर ये आपको यहीं से जितना भी पूरे मशीन के अंदर अवेलेबिलिटी है, एवरी ऑप्शंस या तो एवरी सर्विसेज की, वो सब कुछ आपको मैनेज करना है। तो वो आप एक ही पेज से कर सकते हो, इसीलिए उसको सर्वर मैनेजर बोला जाता है, जो यहीं से मैनेज कर सकते हो। और यही पेज आपको ओपन रखना पड़ेगा इस तरीके से। ये हो रही है विंडोज सर्वर की बात। जैसे आप लिनक्स सर्वर चलाते हो वैसे ये विंडोज सर्वर है, जिसमें लोकल सर्वर अवेलेबल है। ऑल सर्वर जितने भी बनाए हुए होंगे आपने वो सारे के सारे होंगे। डैशबोर्ड रहेगा, डैशबोर्ड इज अ मेन पेज आपका। तो कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर जो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, जिसके लिए आपको करना है ऐड रोल एंड फीचर्स। रोल एंड फीचर्स अभी वो चल रहा है। ये जो आपका जो दिख रहा है ना, ब्लू कलर की लाइन जा रही है, उसका मीनिंग होता है कभी भी वो क्या हो रहा है, चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। जैसे विंडोज को बंद करके फिर चालू करते तो टाइम लगता है ना, वैसे यहाँ पे भी रिफ्रेश होगा, टाइम लगेगा। सर्वर जो है वो चालू होने में टाइम लगेगा। हाँ, ये रिफ्रेश हो रहा है ना। हम्म। एड रोल एंड फीचर्स। एड रोल एंड फीचर्स जैसे आप लिनक्स में क्या करते हो, यम यानी कि रेपोजिटरी जो है वो बनाते हो। तो जब रेपोजिटरी बनाते हो और फिर इंस्टॉल करते हो सर्विस, वैसे यहाँ पे भी सेम रूल्स जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें सबको सिलेक्ट करके इंस्टॉल करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया नेक्स्ट, रोल बेस एंड रिमोट बेस, अभी हम लोग रोल बेस करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ से ये 105 जो सर्वर का आईपी एड्रेस है उसी सर्वर में आपको इंस्टॉल करना है। तो उसी सर्वर के लिए आप सिलेक्ट करो सर्वर का नाम, यानी कि ये सिलेक्ट होगा। और आपको कहाँ पे वो रोल इंस्टॉल करना है तो उसका आईपी एड्रेस था वो आपने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से रूल जो है वो आप टिक मार्क करोगे, मुझे क्या क्या चाहिए इसमें। तो ये रेडीमेड है, जैसे लिनक्स में रेपो फाइल रेडीमेड आती है वैसे विंडोज में ये सब रेडीमेड आता है। तो लाइक मुझे एक सर्विस जो है वो इंस्टॉल करनी है, तो जैसे कि मैंने उसको टिक मार्क किया, ऐड फीचर्स किया, उसके एक्स्ट्रा कोई क्या हो गए, रेपोजिटरीज, तो आप यहाँ से ले सकते हो। आपको पता है तो ले सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट कर दो, वो अपने आप बताएगा आपको ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। नेक्स्ट करो यहाँ से, फिर हाँ, वो डोमेन तो ऑटो सर्विसेज। सेलेक्ट होता है जब हम प्रोसीड करते हैं तो। हाँ डॉट, हाँ हो जाएगा, ऑटो सिलेक्ट भी हो जाएगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उसके साथ साथ और भी सर्विसेज की जरूरत है तो वो भी आप टिक मार्क कर सकते हो। ओके, और ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमारा सिस्टम जो रिस्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। ऐसा करना है तो टिक मार्क करो, नहीं करना है तो टिक मार्क हटा दो उसको।
तो ये कुछ इस तरीके की सर्विसेज जो है मिल जाएगी, इतने टूल्स इतने सर्विसेज जो है उसके साथ आप उसको क्या करोगे, इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो पूरी कंप्लीट होगी। वो जितने भी सेटअप आपने टिक मार्क किए हुए हैं उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज आएगी, डिपेंडेंसीज आएगी, पूरी रेपोजिटरी में से जितनी भी डिपेंडेंसीज आएगी वो सब यहाँ पे अवेलेबल होगा। और वो वन बाय वन करके सर्विसेज जो है वो क्या होती जाएगी, इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस में क्या क्या इंस्टॉल होगा ये नीचे ब्रीफ किया हुआ है। ये इतनी चीजें जो है वो इंस्टॉल होगी सर्विस के अंदर, यानी कि इस सिस्टम की सर्विसेज में। यहां से करो क्लोज, कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये आपके डेस्टिनेशन सर्वर, उसका एक ये कोड रहेगा, वो पता चले EC2AMZ करके एक कोड जो है वो रन हो रहा है AWS में से, उसका नाम जो है में से आ रहा है इसलिए ऐसा नाम दिया हुआ है। यहाँ पे जितना भी अवेलेबल है डैशबोर्ड, ये इसका मेन डैशबोर्ड होगा विंडोज सर्वर का। लोकल सर्वर, ऑल सर्वर एंड फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। विंडोज सर्वर जो है बहुत इजी है, यस मैम। अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी है, लिनक्स से भी। बट विंडोज सर्वर जो है वो कॉस्टिंग जो है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हर कोई जो है वो लिनक्स सर्वर जो है वो यूटिलाइज करता है, ताकि सर्विसेज जो है वो भी कम यूटिलाइज हो, या तो फिर ज्यादा यूटिलाइज हो तो भी इतना चार्ज हार्डवेयर का ना है। यहाँ पे तो क्या होगा, हार्डवेयर से इतना चार्ज करेगा कि आपको कोई सर्विसेज जो इंस्टॉल नहीं कर सकते, ऐसा भी होगा। कुछ सर्विसेज जो है वो एक दूसरे सर्विसेज के ऊपर चलानी पड़ेगी, ऐसा भी होगा। डिपेंडेंसीज जो है वो चला लेनी पड़ेगी, ऐसा भी होगा। यस मैम। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है इसके अंदर एज अ लोकल सर्वर, एज अ ऑल सर्वर एंड एज अ फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, इसका ब्रीफ जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। कौन सा आईपी एड्रेस है, मैनेजेबिलिटी, ऑनलाइन मैनेज हो रहा है ये, क्यों हो जाएगा इंस्टॉल, तो ये कंप्लीट हुआ। और उसके बाद आप क्या कर लो, उसको क्लोज। तो एक और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ADDS, ये उसकी सर्विसेज हमने इंस्टॉल की है, उसी का ही है ये। उसको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको मशीन जो है रिस्टार्ट करना बाकी है, तो वो बाद में भी आप कर सकते हो, रिस्टार्ट करना है तो ये उसकी सर्विसेज है। ये सर्विसेज जो है 105 के अंदर क्या है, एडेबल, यानी कि सर्वर के अंदर ये सर्विस जो है जिसका नाम है ADDS वो ऐड हो गई है। आपको देखना है तो टूल्स में जाके भी देख सकते हो ADDS। एक्टिव डायरेक्टरी करते हैं, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसको, कंपल्सरी रिस्टार्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर आएगा तभी।
कोई भी सर्विसेज आप इंस्टॉल कर ले तो उसके बाद उसको एक बार रिस्टार्ट करना जरूरी होता है, अदरवाइज टू मैनेज यूजर ग्रुप कंप्यूटर्स इन अ डोमेन। लेकिन ये जो रिस्टार्ट नहीं हुआ है तो ये इस तरीके का दिखाएगा आपको लॉग्स और वो सब। तो सबसे पहले ये येलो कलर का दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें जाके उसको क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। Done? चलो डोमेन जो है कोई भी आप यहाँ पे नेम जो है वो रख सकते हो। ये एज अ टारगेट सर्वर होगा, ये मेन सर्वर है, उस मेन सर्वर को क्लाइंट जो है किस तरह के एक्सेस करेंगे ये भी आपके विंडोज के अंदर आएगा। यहाँ से डोमेन जो है एग्जिस्ट है तो सिलेक्ट कर लो, नहीं है तो नया बना दो। तो ये पूरा एक प्रोसेस है क्रिएट करने का। यहाँ से आपको न्यू फॉरेस्ट करके यहाँ पे बना देना है डोमेन। डोमेन लाइक मैंने बनाया यहाँ पे अंजनी डॉट ऐसा करके डोमेन बनाया। और ये डोमेन आप क्रिएट करो, उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करो और बाकी का जो है वो सेटअप करो। तो ये डोमेन जो है वो इस तरीके से चलेगा। उसके लिए आपको पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड जो है वो सेट कर सकते हो, नहीं करना है तो जाने दो, मैंडेटरी है। लेकिन बाकी की सारी प्रोसेस जो इसी तरीके से आपको फॉलो करनी है, ये पूरा फिर विंडोज सर्वर जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो देना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एज अ कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने jeni.com यूज किया हुआ है तो मैंने जैसे कि यहाँ पे क्या किया, वो आपको इतना पासवर्ड जो है वो नहीं प्रोवाइडेबल होगा। डन, फिर नेट बायस डोमेन आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे उसमें। उसके बाद ये इंस्टॉल कंप्लीट होगा आपका और फिर यहाँ से ऑप्शन जो है वो दिखेगा टूल्स में से। तो ये डोमेन नेम जो है वो यूज करेगा। डोमेन नेम के बाद यहाँ पे अलग अलग फाइल जो वो स्टोर करेगा, रिव्यू लेगा, उसके अंदर चेक करेगा, प्री रिक्वेस्ट जो है वो चेक करेगा फुलफिल होगी कि नहीं। वो हो जाएगी उसके बाद वो क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। तो ये अभी डोमेन बन रहा है। जिस डोमेन से, जैसे आप लिनक्स में क्या करते हो, client.example.com क्या बनाते हो, सर्वर बनाते हो, उसका नाम इंडिकेट करके सर्वर बनाते हो। तो वो सर्वर एज एक इंडिकेशन हुआ, उसका नाम जो इंडिकेट हुआ, तो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट वही चीजें जो है वो फॉलो करनी जब आप EDDS इंस्टॉल करो तब। ओके। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल जो है वो बता दिया कि सर्विस जो है वो किस तरीके से ऐड होती है यहाँ पे। जैसे आप लिनक्स में रेपो फाइल में से आपकी सर्विसेज जो है वो लेके आते हो रेपोजिटरी के साथ, तो वैसे यहाँ पे भी सेम चीज जो है वो होगी, लेकिन यहाँ पे रेडीमेड मिलेगा सब कुछ। सिर्फ टिक मार्क करो और लेके आ जाओ, टिक मार्क करो लेके आ जाओ। लिनक्स में आपको कमांड जो है वो यूज करने पड़ते हैं। तो रेपोजिटरी कमांड के बिना नहीं चलेगी, लिनक्स में तो नहीं चलेगी। ग्राफिक्स यानी कि विंडोज है तो विंडोज के अंदर ये फैसिलिटीज है कि आप GUI के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये सब GUI बेस पे है, जितने भी ऑप्शन है वो सब के सब, मतलब कर्सर से आप कहीं पे भी जा सकते हो। मतलब कि अगर हम इसको AWS से एक्सेस करते हैं तो हम इसका GUI में यूज कर सकते हैं प्रॉपरली, है ना? GUI ही होगा, ये GUI ही चल रहा है। ये पीछे आपकी मेन मशीन है और ये चल रहा है GUI, इसमें CLI है ही। पावर शेल ओके। यूज करना चाहो तो कर सकते हो, पावर शेल अवेलेबल है, पावर शेल यूज कर सकते हैं। CLI यूज करना है तो पावर शेल है ऑप्शन। 1 GB है फिर भी चल रहा है, देखो फास्ट चल रहा है, इंस्टॉल भी हो रही है, सारी प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब आप बताओ, विंडोज सर्वर की बात करें तो मैं यहाँ पे लिखूं विंडोज सर्वर हार्डवेयर कैपेसिटी, विंडोज सर्वर 2025
हाँ तो पेज ये उसका बताए 192 crores। कोड जो है कितने चाहिए, वैसे तो 8 to 16 बोल रहा है, तो 8 कोड तो लास्ट में चाहिए ही चाहिए आपके पास। रैम जो है आप बाहर यहाँ पे इस मशीन पे बना रहे हो तो 8 GB जो है वो तो देना ही पड़ेगा, बट सर्वर में चला रहे हो 8 GB बराबर वहां पे 1 GB 2 GB 4 GB वो कैपेसिटी होती है वहां पे। तो हम जो नॉर्मल रैम यूज करते हैं वहां पे ऐसा नहीं होता है, तो वहां पे हाई स्पीड वाले कंपोनेंट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं वहां पे। तो एक उसकी वो कैपेसिटी होती है। रिमोट कनेक्शन एंड हो गया। हाँ, वो तो जिसको जैसा रिक्वायरमेंट होता है वो वैसा सेटअप करता है, ठीक लाइक है। 132 GB 164 GB ऐसा। हम्म। और एक चीज, अब जैसे कि मैंने वो सब कुछ जो है वो मैन्युअल किया, कि मैंने ऐसे पासवर्ड एक्सेस किया, यूजर नेम पब्लिक डीएनएस ये सब। अब यहाँ पे आपको वो सब एक्सेस नहीं करना है, यहाँ से रिमोट कनेक्शन में कौन जाए कनेक्ट करे ये सब नहीं करना है। तो ये आपको एक फाइल प्रोवाइड करता है, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, मतलब आप डायरेक्टली यहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। डाउनलोड में रख दो इसको। ऐसी एक फाइल आ जाएगी, इसको डबल क्लिक करोगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो सीधा एडमिनिस्ट्रेटर पे लिखा हुआ आ जाएगा। वो पासवर्ड जो है वो आपको सिर्फ एक्सेस करना पड़ेगा, नहीं है तो कर लो गेट पासवर्ड और यहाँ से कर लो एंटर एंड देन ओके। इसमें दो मेथड है, एक ये आपको रेडीमेड फाइल मिल जाएगी, और दूसरा आप अपने सिस्टम में से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ऐसा लिख के कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से यस करो और उसको कनेक्ट करो। वन जीबी में भी प्रॉपरली चल रहा है, मतलब 1 GB में वो तो वो चालू भी ना हो। तो इतनी सारी कैपेसिटीज जो है हार्डवेयर की, वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? AWS। तो देखो कोई भी सर्वर के लिए आप कोई भी हार्डवेयर जो है वो आपके पास नहीं है तो सीधा आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? AWS के अकाउंट। मतलब ये होगा कि आपके पास लैपटॉप ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके, तो एवरी मशीन जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको चार्ज लेना पड़ेगा, अभी तो आपके पास फ्री है तो आप यूज कर सकते हो, यूज करने के बाद काम हो जाए तो डिलीट भी कर सकते हो। किसी को प्रैक्टिस करनी है लिनक्स पे तो वो यहाँ पे बना सकता है, उस पे प्रैक्टिस हो सकती है। ओके। एग्जाम में भी जो मशीन आपको मिलेगा, वो भी एग्जाम के लिए भी जो मशीन VM1 एंड VM2 जो है वो भी बने हुए होंगे, वो भी इसी तरीके से वर्किंग कंडीशन पे होंगे। आपको सिर्फ उसको स्टार्ट करना है और एग्जाम देनी है बस। Then, तो दोनों साइड से आप ये विंडोज सर्वर जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो। एक बार एक्टिवेट हो जाएगा, फर्स्ट टाइम ही ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी बार तो वो एक्टिवेट हो गया होगा तो वो सीधा डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। मैडम दो नोट क्रिएट करना हो तो क्या करना है? दो मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी। दो है, एक विंडोज चल रही है, एक उबंटू चल रही है, एक ही जगह पे दो नहीं हो सकती, अलग अलग करनी पड़ेगी।
अब आपको एक और मशीन चाहिए तो एक और इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करना है। जैसे विंडोज आ गया, उबंटू आ गया, अभी आपको चाहिए लिनक्स, तो एक और इंस्टेंस क्रिएट करो, क्योंकि हर एक मशीन तो अलग अलग है ना। तो ये भी आपका वर्चुअली है, लाइक आप वीएम में कैसे यूज करते हो, एक सर्वर के अंदर दूसरा सर्वर तो ऐड नहीं करते हो। वीएम आप चालू करो तो वीएम में कैसे इंस्टॉलेशन करते हो, 1 बाय 1 इंस्टॉलेशन करोगे ना। जितने भी मशीन चाहिए तो उतने मशीन बनाने पड़ेंगे ना। फर्स्ट सर्वर एज अ क्लाइंट, सेकंड सर्वर एज अ सर्वर, थर्ड सर्वर इज एज अ क्लाइंट, ऐसा आप ले लेते हो। तो ये अलग अलग जैसे आपने बनाए वैसे भी इंस्टेंस जो है वो सेम आपको यहाँ पे भी अलग बनाना पड़ेगा। नाम आप जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। और वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे ऐसे करते हैं वो सब ऐसे। हाँ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस जो है ना वो सेम है, देखो 172.31 वो उसकी सीरीज है। दूसरा आप यहाँ पे जाओगे तो देखो 31.2.212 ये एक्सेसिबल अवेलेबल है, लेकिन विंडोज एंड उबंटू है तो उस तरीके से होंगे। फिर आप लिनक्स लिनक्स यूज करना चाहो तो लिनक्स लिनक्स एक्सेस कर सकते हो, पॉसिबल है। वो इसी तरीके से कनेक्ट होंगे, एक इंस्टांस जो दूसरे इंस्टांस के साथ एक्सेस जो है वो होगा। सेकेंड, पब्लिक आईपी एड्रेस है तो डायरेक्टली बाहर भी एक्सेसिबल होगा, पब्लिक के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो। मेरे ये वाला मशीन है ना, इस मशीन को इसके साथ लेना देना ही नहीं है, फिर भी वो एक्टिव है, वो एक्सेस है। कैसे? तो ये पब्लिक सर्वर की वजह से हो रहा है। मैं अलग वाईफाई यूज कर रही हूँ, आप अलग वाईफाई यूज कर रहे हो, तो हम दोनों कनेक्ट नहीं हो सकते कभी भी। लेकिन आप मुझे टीम्स पे कनेक्ट कर रहे हो, जूम पे कनेक्ट कर रहे हो, फेसबुक पे कनेक्ट कर रहे हो, वो कैसे पॉसिबल है? तो वो पॉसिबल है आपके पब्लिक सर्वर से, यानी कि पब्लिकली आप कनेक्टेड हो, डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन पब्लिक के थ्रू आप यहाँ पे एक्सेसिबल, मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस मिल रहा है। आपके मशीन के अंदर तो प्राइवेट आईपी एड्रेस ही होगा, ये मशीन जो है वो तो प्राइवेट ही है, लेकिन वो कनेक्ट होता है राउटर के साथ। तो राउटर जो है वो बाहर लेके जा रहा है आपको, आपका लैपटॉप सीधा डायरेक्टली बाहर नहीं जा रहा है। मतलब ये हुआ कि कुछ भी अटैक्स होता है तो राउटर्स पे होगा, डायरेक्टली मशीन पे नहीं होगा, क्योंकि मशीन को तो प्राइवेट सर्वर के क्या किया हुआ है, सिक्योर किया हुआ है। तो पब्लिक में तो कौन दिखेगा, राउटर दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। बट अभी मेरा मशीन जो है वो पब्लिक है, मतलब पूरे नेटवर्क में ये ओपन है, किसी कोई भी एक्सेस कर सकता है, विंडोज को भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। जहां पे पब्लिक आईपी एड्रेस, इसका मीनिंग ये होता है कि उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट उसके पास पासवर्ड होना जरूरी है, लेकिन एक्सेसिबल है, एसएसएच से एक्सेस करो तो हो जाएगा। पासवर्ड दे दो उसको तो वो एक्टिवेट कर लेगा, मतलब कि चालू कर लेगा आपका मशीन, रिमोट ले लेगा। यही हुआ ना, ये अलग प्लेटफॉर्म है। और आपका जो मशीन जो ये चल रहा है रियल सिनारियो में, जो विंडोज 10 है, ये अलग मशीन है, तो ये इसको एक्सेस ही कर रहा है ना। तो मेरा तो हाई स्काई के नेटवर्क से कनेक्शन है, और ये तो कुछ कोई और आईपी एड्रेस जो है वो दिखा रहा है। तो एक्चुअल में तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मेरे सिस्टम जो चल रही है वो कौन से आईपी एड्रेस पे चल रही है, देखो सीरीज कौन सी है, 192.168.1.4 है। और यहाँ पे जो आ रही है वो कौन सी है, 170.31। तो ये दोनों कनेक्ट नहीं होते, कभी नहीं होंगे, डायरेक्टली तो नहीं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे एक्सेस करूँ 172 और उसको पिंग करूँ, ये पब्लिक अवेलेबल है इसीलिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली उसको पिंग करो। उसके साथ इसको कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा जो रियल मशीन है वो विंडोज 10, और ये वाला मशीन जो है उसको कोई लेना देना नहीं है। मैंने विंडोज ही एक्सेस किया हुआ है, मैंने विंडोज ही यहाँ पे लिया हुआ है, फिर भी दोनों को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि दो नेटवर्क अलग अलग है, हमेशा दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करना है तो एक राउटर या तो फिर नेटवर्क डिवाइस की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए बीच में जो ये पब्लिक आईपी एड्रेस दे रहा है उसके लिए राउटर्स रखे हुए होते हैं, ये हमें नहीं जानना जरूरी कि पब्लिक से आते कहाँ से। वो हार्डवेयर सारा कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, और वहीं से ये सब कुछ सेटअप होके आ रहा है।
और इसके लिए आगे आप पढ़ोगे आगे की सर्विस वीपीसी, इसमें पूरा एड्रेस नेटवर्क जो है वो आपका क्लियर होगा। वो आपका 3 से 4 दिन टॉपिक चलेंगे। वीपीसी के टॉपिक जो है वो 4 दिन चलेंगे, 3 से 4 दिन, जिसमें आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि हम लोग किस तरीके से उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना समझो कि पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसीलिए हम इस मशीन को एक्सेस कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं होता। क्योंकि कहा मेरे हाई स्काई का नेटवर्क और कहा इसका नेटवर्क दोनों अलग अलग है, 192 एंड 172। तो एक्चुअल बेसिस पे देखने जाओ तो नहीं हो सकता है ना एक्टिविटी, एक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक्सेस कौन करवा रहा है? पब्लिक एड्रेस करवा रहा है, यानी कि बीच में क्या है? राउटर। तो इसका मीनिंग तो ये हुआ ना कि मैं मेरे फोन के अंदर अलग आईपी एड्रेस है, आपके फोन में अलग आईपी एड्रेस, तो हम दोनों के फोन कनेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन हो रहा है। क्यों हो रहा है? मेरी कंपनी जो है वो एयरटेल कंपनी, आपके पास जो है वोडाफोन कंपनी, फिर भी हम लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, सब कुछ पॉसिबल है। कैसे हो रहा है? वो आपको पब्लिक कर रहा है, लेकिन आपका एड्रेस, आपका मोबाइल पब्लिक नहीं कर रहा है। आपने जहां से कनेक्शन लिया है वो कनेक्शन पब्लिक हो रहा है, और वो जा रहा है बाहर। तो रिक्वेस्ट जो है वहां से सिक्योरली आएगी हमारे पास। तो एक्चुअल में हमारा डिवाइस तो प्राइवेट ही रहता है, कभी भी बाहर नहीं जाएगा, पब्लिक कभी नहीं होगा। इसके लिए आपको पब्लिक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, जो क्या करता है? बाइंड करता है, लेयर कर देता है, प्राइवेट के ऊपर पब्लिक का लेयर बन जाता है, जिससे आपका मशीन जो है वो सीधा एड्रेस जो है वो कभी किसी को नहीं मिलता है। तो जो आप यहाँ पे वीएम के अंदर, ओके मैम। वीएम में हम किस तरीके से आईपी एड्रेस जो है वो रखते हैं, तो सब में एनएटी तो नेट ही दिया हुआ है, सब में ब्रीच तो सब में ब्रीच दिया है। क्यों? एक आईपी एड्रेस की रेंज फाइंड करते हैं, दोनों में सेम होना चाहिए, ऐसा फाइंड करते हैं, फिर हम लोग पिंग करते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इसी सिनारियो में इसी जगह पे हम लोग काम करने वाले, यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हम लोग। आपने जो सर्वर बनाया है वो बाजू वाले के सर्वर के साथ पिंग नहीं करना है आपको। आपको इसी एरिया के अंदर इसमें जितने भी सर्वर है उनको ही एक दूसरे को पिंग कर रहे हो। यहीं पे क्लाइंट बना रहे हो, यहीं पे सर्वर बना रहे हो, तो ये सब कुछ मैन्युअल काम हो रहा है। और इसी के अंदर आपको ये वाला जो कनेक्शन है वो आपको इंटरनेट दे रहा है बस। तो इंटरनली काम हो रहा है, प्राइवेटली काम हो रहा है, यहाँ पे पब्लिक का काम ही नहीं है। बट जब ये पूरा प्रोसेस आपको बाहर पब्लिक करना हो तब आपको एडब्ल्यूएस की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आपको डोमेन की जरूरत पड़ेगी, जो आपने सीखा होगा, डीएनएस। यहाँ पे जब ओके। डीएनएस सीखा हुआ होगा वो डीएनएस आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, उसको बाहर निकालना है तो। और फिर उसको क्या करना पड़ेगा? डोमेन परचेस करना पड़ेगा, वो डोमेन यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके ये बाहर जाए, मतलब उसकी वेबसाइट। ये खुद मशीन नहीं, ना ही मशीन का इंफॉर्मेशन, सिर्फ वेबसाइट। और वेबसाइट वो भी उसका मेन पेज, और कुछ बार भेजने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ऑन प्रीमाइसिस बोलते हैं, जो आपने यहाँ पे बनाया ना वो पूरा ऑन प्रीमाइसिस। और ये बना रहे हो आप, वो कौन सा होगा? जो भी आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्टिवेट हुआ उसमें 3 अलग अलग ऑप्शन देखे आपने, ठीक है? उसमें आस पास और सास इस तरीके के 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आप पूरा का पूरा आपको यूज कर लेना है एडब्ल्यूएस के फीचर्स, तो वो यूज करो। आधे यूज करने हैं तो वो यूज करो, 2-3 यूज करने हैं तो वैसे यूज करो। इससे तीन तीन जो है आपको टाइप मिलते हैं, वो तीनों टाइप जो है इसमें अलग अलग यूज कर सकते हैं कस्टम। यहाँ पे सर्वर बनाना है तो भी वो पॉसिबल है, एज अ क्लाइंट बनाना है तो भी पॉसिबल है। इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग फीचर्स अवेलेबल है, साथ में आपको अलग अलग सर्विसेज मिल जाएगी। उस सर्विस के साथ आप किस तरीके से पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करके क्या बनाते हो, वेबसाइट स्टोरेज डिपेंड करता है। Then, अभी 2 अवेलेबल है, दोनों को एक साथ टर्मिनेट करना है तो एक साथ टर्मिनेट कर सकते हैं। वो रिमोट कनेक्शन जो है वो अपने आप बंद हो जाएगा, उसमें से जो इंस्टॉल किया है वो निकल जाएगा, और मशीन ही पूरा मैंने डिलीट कर दिया तो सब कुछ निकलेगा उसका,
कोई भी सर्विस नहीं रहेगी, यहाँ पे मशीन ही नहीं है तो ओपन ही कहाँ करोगे, और उसके अंदर जो भी इंस्टॉल किया वो भी निकल जाएगा। 30 GB जो है वो निकल गया, 8 GB जो है वो निकल गया। एक बार वॉल्यूम में जाके चेक कर सकते हो कि यहाँ से वॉल्यूम जो है वो रिमूव हुए या नहीं। ये धीरे धीरे हो जाएगा, जो एक शटडाउन हो रहा है, एक शटडाउन जो है प्रॉपर्टी होगा, उसके बाद ये निकल जाएगा। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल जो है वो कुछ इस तरीके से होगा विंडोज में। लिनक्स में क्या होता है, रूट। अभी विंडोज जो है वो शट डाउन हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो शट डाउन, उसके बाद टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होने के बाद वो डिलीट होगा। ठीक है मैम, ओके मैम। वन थिंग, हेलो, जैसे मैम अभी आपने बताया कि जो हमारा फोन होता है उसका आईपी एड्रेस ऐसा पब्लिक में नहीं जाता, ये करेक्ट है? हम्म तो फिर जैसा हम किसी के आईपी एड्रेस से उसकी लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं? किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस से, जैसे फोन है हमारा, उसका जो आईपी एड्रेस है उससे हम उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर वो क्योंकि बाहर ये नहीं जाता तो हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं? ओके अब जैसे कि मेरा सिस्टम है, मान लो ये फोन है बराबर, लैपटॉप जो है वो फोन। अब मान लो कि ठीक इसके है। अंदर तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस लाइक ये है, इससे भी हम लोकेशन तो फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे 1.4 जो है वो यस सर। मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब इस प्राइवेट आईपी एड्रेस से ये वाला जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो कनेक्ट है, और ये आईएसपी है। आईएसपी यानी कि कनेक्शन किसका लिया हुआ है, वो आपका रहेगा पब्लिक। और आपका जो मशीन जो इसको सर्विस पिंग प्रोवाइडर। करेगा, यस, आपका मशीन जो इसको बोलेगा और ये बाहर जाके ढूंढ के लाएगा, तो आपका प्राइवेट एड्रेस जो है वो नहीं बाहर ओके जाएगा। क्या वो ओके, ठीक है, वो हम लोग अभी आपको ठीक है कल ओके। नेटवर्क का टॉपिक समझ में आएगा, उसके बाद ये थोड़ा अंडरस्टैंड होगा। उसके लिए हम शांति से उसका टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। इसके लिए आप कल के लिए आपको क्या क्या करना है, एक तो नेटवर्क आईपी एड्रेसेस क्या होता है, सीआईडीआर वैल्यूज जो है वो क्या होती है,